हेलो फ्रेंड्स, 2022 में रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें शिफ्ट 3 का पेपर है, उसके बारे में बात करेंगे। शिफ्ट 3 में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से 25 क्वेश्चन है वो साइंस के थे और 5 क्वेश्चन है वो टीचिंग मेथड के थे। तो जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? इनमें से असंक्रामक रोग कौन सा होगा? असंक्रामक रोग होते कौन से हैं? जो रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते हैं वो क्या होते हैं? असंक्रामक रोग होते हैं। और जो रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं वो क्या होते हैं? संक्रामक रोग होते हैं। तो असंक्रामक एड्स एड्स क्या है? एक वायरस जनित रोग है जो कि एक दूसरे से फैलता है। कोरोना है, ये भी वायरस जनित रोग है। और सामान्य जुकाम है, ये भी क्या है? वायरस जनित रोग है। तो ये तीनों कौन से रोग हैं? संक्रामक रोग है जो रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। जबकि कैंसर है, ये एक असंक्रामक रोग है, ये रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो असंक्रामक रोग पूछा गया था, तो कैंसर इसका आंसर हो जाएगा। कैंसर होती क्या है? जब कोशिकाएं होती है उनमें अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता रहता है लगातार, तो क्या किसका निर्माण होता है? गांठें बन जाती हैं, तो वही क्या होती है? कैंसर होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्रण यानी जो सिनेप्स होती हैं उनका निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में सिनेप्स का निर्माण होता है? तो सिनेप्स होती क्या है? जो गुणसूत्र होते हैं वो आपस में जुड़ने लग जाते हैं, तो उस जुड़ने की अवस्था को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, मियोसिस प्रथम है, उसमें ये भी दो तरह का होता है, मियोसिस प्रथम और सेकंड। जो मियोसिस प्रथम है उसकी प्रोफेज अवस्था है। प्रोफेज भी प्रथम, उसके भी भाग होते हैं 5, वो भी 5 भागों में बंटी होती है। उसके नाम क्या है? लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन, पिकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनोसिस। जो जाइगोटीन भाग होता है उसमें किसका निर्माण होता है? आपकी ये सिनेप्स होती हैं, इनका निर्माण होता है। तो कौन सी? जाइगोटीन अवस्था में, जाइगोटीन अवस्था में। लेकिन आपको यहाँ पर जाइगोटीन नाम नहीं दिया गया है। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड या प्रोफेज कौन सी अवस्था में होता है? तो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था है, उसमें किसका निर्माण होता है? सिनेप्टोनिमल सम्मिश्रण का निर्माण होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन है, इनमें से जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? तो जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? इनको हम बार बार नवीनीकृत नहीं कर सकते, यानी कैसे होते हैं? ऊर्जा के अनवीनीकरणीय स्रोत होते हैं। तो बी इसका आंसर होगा। ऊर्जा के अनवीनीकरणीय स्रोत जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये पृथ्वी में दब जाते हैं तो लाखों वर्ष के बाद में किसके रूप में प्रकट होते हैं? यानी ईंधन के रूप में। इनको क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया, इसके अलावा कोयला होता है, प्राकृतिक गैस होती है, ये सब किस में आते हैं? जीवाश्म ईंधन में आते हैं। तो इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए कैसे होते हैं? ऊर्जा के अनवीनीकरणीय स्रोत होते हैं। एक होते हैं ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत, ये क्या होते हैं? इनको हम निरंतर काम में ले सकते हैं, उपयोग में लेते हैं, फिर भी ये समाप्त नहीं होते हैं। जैसे सूर्य की ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सब क्या होते हैं? ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन, गंगा कार्य परियोजना चरण प्रथम का आरंभ कब हुआ था? गंगा कार्य परियोजना, गंगा नदी है उसमें प्रदूषण को कम करने के लिए एक परियोजना चली गई थी, उसका पहला चरण कब आरंभ हुआ था? तो गंगा कार्य परियोजना है, ये कितने चरणों में हुई थी? 2 चरणों में हुई थी। चरण प्रथम है, ये कब हुआ था? 1985 में शुरू हुआ था। और दूसरा चरण है, ये कब हुआ था? 1993 में। तो आपको पहला चरण पूछा गया है तो 1985 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होता है? यानी गोनेरिया रोग है वो कौन से जीवाणु के द्वारा होता है? तो गोनेरिया कैसा हो गया? एक जीवाणु जनित रोग हो गया। तो ये किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्या नाम आ रहा है? ट्यूबरक्लोसिस। ये किसका रोग कारक है? टीबी का रोग कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये लेप्रोसी रोग या कुष्ठ रोग होता है उसका रोग कारक है। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ये डिप्थीरिया का रोग कारक है। निसेरियाई गोनेरियाई है, ये किसका है? गोनेरिया रोग का। तो गोनेरिया नाम दे रखा है तो आप इससे पहचान सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो निसेरिया गोनेरियाई इसका आंसर होगा। ये कौन से सुजाक रोग यानी जो गोनेरिया रोग होता है उसका रोग कारक होता है। अगला क्वेश्चन, मादा मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती है? मादा मानव में कौन से प्रकार की स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मादा मानव में एपोक्राइन नामक स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। इन स्तन ग्रंथियों का कार्य क्या होता है? ये दुग्ध है उसको स्रावित करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो मेरोक्राइन ग्लैंड होती हैं, उनका कार्य ये किस में पाई जाती है? श्वेत ग्रंथियां होती है, ये त्वचा में पाई जाती है। तो आपको पूछा गया था स्तन ग्रंथियों में, तो एपोक्राइन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी
जिसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी का कार्य क्या होता है, घावों को भरने का कार्य करती है। इसके द्वारा रतौंधी है, ये किसके द्वारा होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी रोग है, ये किसके द्वारा होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। इसका कार्य क्या होता है, घावों को भरना। और बेरी रोग है, ये विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट्स रोग किससे होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। जो स्कर्वी रोग होता है उसमें क्या होता है, मसूड़े होते हैं, उनमें खून आने लग जाता है। और जो विटामिन सी होता है वो किसमें पाया जाता है, खट्टे फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनमें पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूध में नहीं पाया जाता, खट्टे फल और सब्जियां होती है उनमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है। ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था, सिनेप्स का निर्माण कौन सी अवस्था में होती है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस प्रथम है। मियोसिस भी कितने तरह का था, 2 तरह का। तो 2 में पहला है मियोसिस प्रथम, उसकी प्रोफेज अवस्था होती है, प्रोफेज फर्स्ट। ये 5 भागों में बटी होती है। और जो जाइगोटिन भाग होता है उसमें किसका निर्माण होता है, सिनेप्स का निर्माण होता है। तो वहां पर क्या पूछा गया था, वहां पर जाइगोटिन नाम नहीं दिया गया था, प्रोफेज फर्स्ट इसका आंसर दे रखा था। यहाँ पर जाइगोटिन इसका आंसर होगा। कौन सी प्रक्रिया में सिनेप्स बनते हैं, जाइगोटिन अवस्था में। भारत में चिकित्सीय सहगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई थी। भारत में चिकित्सीय सहगर्भता समापन यानी गर्भ का चिकित्सीय समापन संबंधी एक अधिनियम था। इसमें क्या होता था कि गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक का अगर गर्भ है तो उसका गर्भपात करवाने की अनुमति थी। तब तक 20 सप्ताह तक का गर्भ, उसके बाद गर्भपात नहीं करवा सकते। तो इस अधिनियम को कानूनी स्वीकृति कब दी गई थी, 1971 में। तो ये ध्यान में रखना आपको, 1971। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली, सहेली क्या है, गर्भ निरोधक गोली है। एक इसको विकसित करने वाली संस्थान है, वो भारत में कहाँ पर स्थित है। तो सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली है, ये कौन सी संस्थान के द्वारा, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है। इसके द्वारा सहेली नामक जो गर्भ निरोधक गोली है उसको विकसित किया गया था। तो लखनऊ इसका आंसर होगा। संस्थान का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI। रबी की फसल का उदाहरण है, इनमें से रबी की फसल का कौन सा उदाहरण है। रबी की फसल बोई कब जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो रबी की फसल, तो गेहूं से आप याद रख लो, गेहूं कैसी है, एक रबी की फसल है। रबी में 2 अक्षर है, गेहूं में भी 2 अक्षर है। तो रबी के साथ यानी गेहूं के साथ में और कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तो आप ध्यान में रख सकते हैं वो कौन सी होंगी, रबी की फसलें होंगी। इसके अलावा गेहूं के अलावा जो हो गए, मटर हो गए, सरसों हो गए, वो ये भी कैसी हैं, रबी की फसलें हैं। एक होती खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, तो खरीफ में कितने अक्षर दे रखे हैं, 3। तो बाजरे में भी कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। तो बाजरे के साथ में और कौन सी बोई जाती है, मक्का हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, ये कैसी हो गई, खरीफ की फसलें हो गई। आपको पूछा रबी की फसल, तो गेहूं इसका आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसलें ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा पेशीय बल का सही उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा पेशीय बल का सही उदाहरण नहीं है। पेशीय बल क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पेशीय बल बोलते हैं। जैसे हम किसी चीज को उठा रहे हैं, किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, तो ये सब इसमें क्या हो रहा है, हमारी मांसपेशियां कार्य कर रही हैं। तो ये कैसा बल होता है, पेशीय बल होता है। इसको संपर्क बल भी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से जमीन पर रखी पानी की बाल्टी को उठाना। कोई व्यक्ति है, वो पानी से भरी बाल्टी है उसको उठा रहा है, यानी इसमें हमारी मांसपेशियां हैं वो कार्य कर रही हैं, हमारे संपर्क में है कि बाल्टी हम उठा रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, पेशीय बल का एग्जाम्पल है ये। तो किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से मेज पर रखी एक पुस्तक को उठाना, यानी मेज पर रखी हुई पुस्तक है उसको उठा रहे हैं, तो वो भी कैसा हो गया, ये भी हमारे मांसपेशियां कार्य कर रही है यहाँ पर भी, तो ये भी पेशीय बल का एग्जाम्पल है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से फर्श पर रखी मेज को धकेलना, मेज है उसको धकेल रहे हैं, इसमें भी हमारी मांसपेशियों के द्वारा कार्य हो रहा है, तो ये भी कैसा है, पेशीय बल का एग्जाम्पल है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेना बंद कर देने पर नाव का पानी है वो कुछ दूरी चलकर रुक जाता है। नाव खेना उसने बंद कर दिया है, तो बंद कर दिया है इसका मतलब वो उसके द्वारा मांसपेशियों के द्वारा कार्य किसी भी प्रकार का नहीं हो रहा है। जब वो नाव खे रहा था तब तो क्या था, वो पेशीय बल का एग्जाम्पल था, क्योंकि उसमें मांसपेशियां हैं वो कार्य कर रही थी, लेकिन उसने नाव खेना बंद कर दिया है, तो ये पेशीय बल का एग्जाम्पल नहीं है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, यदि एक सरल लोलक है वो 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड लेता है तो सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। आवर्तकाल पूछा गया है। एक सरल लोलक है, इसके द्वारा ये इसकी मध्य अक्ष है, ये यहाँ तक आता है, यानी इसका अधिकतम विस्थापन हो गया, यहाँ तक आया, ये वापस मध्य अवस्था में आ गया, इसके बाद इधर आया तो ये भी अधिकतम विस्थापन हो गया, वापस अपनी मध्य अवस्था में आया, यहाँ से चला और वापस मध्य अवस्था में आया, ये क्या हो गया, एक दोलन पूरा हो गया, एक दोलन पूरा हुआ है। तो एक दोलन पूरा होने में जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। तो आवर्तकाल का मान पूछा गया है, तो आवर्तकाल निकालते कैसे, आवर्तकाल को टी से लिख दिया, तो जितना समय लगा हुआ है उसमें किसका भाग देके, जो दोलनों की संख्या है, कितने दोलन करे, दोलनों की संख्या, उसका भाग लगा देंगे तो हमें आवर्तकाल प्राप्त हो जाएगा। समय कितना दे रखा है, 40 सेकंड दे रखे हैं, और दोलनों की संख्या कितनी है, 20, तो 20 40/20 कट जाएंगे तो कितना आएंगे, 2, यानी 2 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। आवर्तकाल का मान कितना प्राप्त होगा, आपको 2 सेकंड प्राप्त होंगे। इसके अलावा एक तरीका और भी है, उसे भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि 40 सेकंड लगने में कितने दोलन पूरे हो रहे हैं, 40 सेकंड लग रहे हैं तो कितने दोलन पूरे हो रहे हैं, 20, और 1 सेकंड लगेगा तो कितने दोलन पूरे होंगे, 20/40, तो ये कितना आ गया, 1/2, यानी जो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है या कितने दोलन पूरे कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, 1 सेकंड में, तो उसको बोलते हैं आवर्ती। तो आवर्ती का मान आपको कितना प्राप्त हो गया, 1/2। आवर्ती को किससे लिखते हैं, न्यू से, ये इसका मान न्यू बराबर क्या होता है, 1/t, यानी 1/, आवर्तकाल होता है। तो आपको यहाँ से टी कैसे निकालेंगे, टी बराबर 1/न्यू, तो न्यू का मान कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है, तो टी प्राप्त हो जाएगा, टी बराबर 1/, यानी 1/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये टी का मान कितना आ गया, 2 सेकंड। तो यही आपका आंसर है। तो मैंने 2 तरीके बता दिए, आपको जो अच्छा लगे उसे आप कर सकते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना आपको। स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर उसका दूसरा सिरा है वो भी गर्म हो जाता है, तो वो ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि होगी, ये पूछा गया है। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं। एक होती है चालन विधि, तो चालन विधि होती है उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण है, वो यानी उसमें जो कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। जैसे चम्मच है, कोई भी ठोस है, तो ठोसों में किसके द्वारा संचरण होता है, चालन विधि के द्वारा होता है। जैसे चम्मच है, इसको एक साइड से गर्म हो गई तो वो धीरे धीरे दूसरी साइड से भी गर्म हो जाती है, तो एक किसका एग्जाम्पल है, चालन विधि का। एक होती है सेवन विधि। सेवन विधि में जो कण होते हैं वो एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जैसे पानी गर्म होता है तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, सेवन विधि का। एक होती है विकिरण विधि, तो विकिरण विधि है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आ रहा है, तो वो कौन सी विधि का एग्जाम्पल होता है, विकिरण विधि का। जो पीछे रीट के एग्जाम हुए थे उनमें सभी में विकिरण विधि से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ आपको पूछा गया है कि जो ठंडी चम्मच है यानी ठोस हो गया, ठोसों में किसके द्वारा होता है, जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो चालन विधि के द्वारा होता है। तो जो ठंडी चम्मच है वो एक साइड में से गर्म हो गई फिर दूध के कप में डालने पर, तो दूसरे साइड से भी गर्म किसके द्वारा होगी, चालन विधि के द्वारा, तो चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगी, तो इसे इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी पीछे का दृश्य देखना है, तो एक वस्तु का बनाया गया प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब पूछा गया है। तो मोटर वाहन है उनमें पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण को काम में लेते हैं, उत्तल दर्पण को काम में लेते हैं। जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा ही कैसा होता है, आभासी होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि उत्तल दर्पण कैसा होता है, हमेशा आभासी होता है। तो यहाँ पर आपको वास्तविक दे रखा है, यहाँ वास्तविक, ये 2 ऑप्शन तो कट गए, तो आभासी होता है। और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा ही कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और जो वास्तविक होते हैं वो हमेशा उल्टे होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आप किसी गाड़ी में बैठे हुए और पीछे का दृश्य आप देख रहे हैं, तो उसमें साधन हमें कैसे दिखाई देते हैं, सीधे ही तो दिखाई देते हैं, उल्टे साधन थोड़े ना दिखाई देते हैं, सीधे दिखाई देते हैं। तो सीधा होगा, जो सीधा होता है वो कैसा होता है, आभासी होता है। और जो हमें साधन दिखाई देते हैं वो आकार में कैसे दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। अगर बड़ा दिखाई देगा तो पीछे हमें एक ही साधन दिखाई देगा और हमें लंबी दूरी तक साधन देखने होते हैं, तो इसलिए जो आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो सीधा होता है, आभासी होता है, साइज में वस्तु यानी वो जो बिंब है उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, उसी इसका आंसर होगा।
शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता एवं तारत्व के लिए सही कथन कौन सा है? शेर दहाड़ता है तो उसमें ध्वनि की प्रबलता और तारत्व क्या होंगे? तो प्रबलता क्या बताती है कि कोई भी ध्वनि है वो कितनी जोर से बोली जा रही है, कितनी लाउडली बोली जा रही है, तो वो क्या बताती है? प्रबलता को बताती है। और एक होता है तारत्व है। तारत्व क्या बताता है कि ध्वनि है वो कितनी मोटी है, कितनी पतली है। तो मोटी और पतली के बारे में तो कौन बताता है? तारत्व बताता है। और कितनी जोर से बोली जा रही है या धीरे बोली जा रही है, तो वो क्या बताता है? प्रबलता को बताता है। और जो मोटी ध्वनि होती है उसका तारत्व कैसा होता है? कम होता है। और जो पतली ध्वनि होती है उसका तारत्व ज्यादा होता है। तो आपको यहाँ पर शेर का उदाहरण दिया गया है कि शेर दहाड़ता है, तो शेर तो कैसे दहाड़ता है? जोर से दहाड़ता है। तो जोर से दहाड़ता है इसका मतलब उसकी प्रबलता कैसी होगी? ज्यादा होगी, अधिक प्रबलता होगी। और शेर जोर से दहाड़ता है यानी उसकी आवाज कैसी है? मोटी तो होती है, पतली थोड़ी ना होती है। तो मोटी होती है तो मोटी तारत्व है उसका क्या होता है? मोटी ध्वनि का तारत्व कम होता है। तो शेर की दहाड़ का तारत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो पतली ध्वनि होती है उसका तारत्व ज्यादा होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, प्रबलता अधिक होगी, सही बात है। तारत्व अधिक होगा, नहीं, तारत्व कम होता है। प्रबलता कम, प्रबलता तो क्या है? ज्यादा होती है। प्रबलता अधिक और तारत्व कम, यानी बी ऑप्शन में दे रखा है कि शेर की दहाड़ की प्रबलता अधिक होगी और तारत्व कम होगा। तो बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है? इस पर आधारित, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित। कोई भी चालक है उसमें अगर धारा प्रवाहित की जा रही है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। तो चुंबकीय प्रभाव ऐसे आप ध्यान में रखो, जैसे लोहा है वो किसको आकर्षित करता है? चुंबक को आकर्षित करता है। तो लोहे से बनी चीज इसमें कौन सी है? विद्युत घंटी। इसके अलावा जो क्रेन होती है वो भी किससे बनी होती है? लोहे से। तो लोहा किसको आकर्षित कर रहा है? चुंबक को। तो आप ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। तो विद्युत घंटी इसका आंसर होगा कि यह चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। इसके अलावा जो विद्युत बल्ब होते हैं, फ्यूज होते हैं, जो विद्युत प्रेस होती है, ये किस पर आधारित होते हैं? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित ग्रहों में से कौन सा ग्रह है जो सबसे कम सघन है? यानी उसकी डेंसिटी, जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है। ऐसा कौन सा ग्रह है? तो सबसे कम घनत्व है वो शनि ग्रह का होता है। जो शनि ग्रह होता है उसका घनत्व है वो सबसे कम होता है, यानी ये पानी से भी कम घनत्व का होता है। जब इसको पानी में डाला जाएगा तो ये क्या करने लग जाता है? तैरने लग जाता है। तो शनि इसका आंसर होगा। और सबसे ज्यादा घनत्व पूछा जाए आपको, सबसे ज्यादा घनत्व वो किसका होता है? पृथ्वी ग्रह का। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा ग्रह पृथ्वी का और सबसे कम घनत्व है वो किसका होता है? शनि का होता है। मंगल ग्रह है ये, इसको क्या बोलते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध ग्रह होता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति ग्रह होता है। निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है? इनमें से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण कौन सा होगा? प्लास्टिक है वो दो तरह की होती है, एक होती है थर्मोप्लास्टिक और एक होती है थर्मोसेटिंग। जो थर्मोप्लास्टिक होती है उससे कोई वस्तु बनी हुई है तो उसको हम पिघलाते हैं तो वो नए आकार, यानी वो पिघल जाती है, इसको हम नए आकार में ढाल सकते हैं। वो कौन सी होती है? थर्मोप्लास्टिक होती है। उसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी, पॉली वाइनिल क्लोराइड, पीवीसी है, ये किसके एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। इनको नए आकार में हम डाल सकते हैं। और एक होती है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग है, इसमें जो भी प्लास्टिक होती है, जो प्लास्टिक से चीजें बनी हुई हैं, वो जिनको हम एक आकार में ढाल दिया तो गर्म करते हैं तो वो पिघलती नहीं है और उनको नए आकार में हम नहीं डाल सकते। वो क्या होती है? थर्मोसेटिंग होती है। जैसे उसके एग्जाम्पल की बात करें, बेकेलाइट है, मेलेमाइन है और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, ये किसके एग्जाम्पल? आपके थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल है। आपको पूछा है थर्मोप्लास्टिक का तो पॉलीथीन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक परमाणुक अणु कौन सा है? इनमें से एक परमाणुक अणु कौन सा है? परमाणुकता किसको बोलते हैं? कोई भी तत्व है उससे बना हुआ अणु है, उसमें कितने परमाणु जुड़े हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? परमाणुकता बोलते हैं। तो एक परमाणुकता यानी उसमें एक परमाणु जुड़ा होना चाहिए। तो ऑर्गन होता है, ये क्या होते हैं? अक्रिय गैसें होती हैं। तो जो अक्रिय गैसें होती हैं वो किस अवस्था में रहती हैं? एक परमाणुक अवस्था में रहती हैं। तो ऑर्गन इसका आंसर हो जाएगा। ऑर्गन के अलावा जो नियोन है, हीलियम है, ये भी किसके आंसर है? एक परमाणुक अणु के आंसर है। जो भी अक्रिय गैसें हैं वो एक परमाणुक होती है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं हम? O2 के रूप में। तो यानी इसमें ऑक्सीजन के अणु में कितने परमाणु हैं?
ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, द्विपरमाणुकता का। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, H2 के रूप में, तो हाइड्रोजन में भी 2 परमाणु है, ये भी द्विपरमाणुकता का एग्जाम्पल है। ओजोन है, ओजोन को कैसे लिखते हैं, O3 से, तो ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु जुड़े हुए हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, त्रिपरमाणुकता का। तो ये एग्जाम्पल है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। मैग्नीशियम फॉस्फेट का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, तो जो ये फॉर्मूले बनाते हैं इसमें हमें जो नाम दे रखा है उसका चार्ज के बारे में हमें पता होना जरूरी है, तभी फॉर्मूला बनेगा। इस क्या दे रखा है, मैग्नीशियम Mg, इस पर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। और फॉस्फेट, फॉस्फेट को कैसे लिखते हैं, PO4, इस पर चार्ज कितना होता है, -3 होता है। जो चार्ज दे रखे हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। जैसे Mg है तो यहाँ पर चार्ज कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ये जो माइनस+ दे रखे हैं इनको आपको नहीं लिखना है, तो Mg क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और PO4 फॉस्फेट है, ये होल ट्वाइस में आ जाएगा, यानी 2 यहाँ पर आ जाएंगे, Mg3 PO4 होल ट्वाइस। ये आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, सूखे डंडियां हैं उससे अन्य कण को अलग करना है तो वो किसके माध्यम से करते हैं, जैसे थ्रेसर वगैरह है उनसे अनाज को हम अलग करते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। तो थ्रेसिंग इसका आंसर होगा। इसके अलावा आपको दे रखा है हस्त चयन विधि, कोई भी अनाज है उसमें से कंकड़ पत्थर है हम हाथ के द्वारा अलग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हस्त चयन विधि बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन, कोई भी पदार्थ है वो ठोस अवस्था से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। चालन, जैसे छलनी के द्वारा हम जो कंकड़ पत्थर हैं उनको अलग कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चालन विधि। तो आपको पूछा था थ्रेसिंग यानी डंडियों को अलग करना है तो वो थ्रेसिंग विधि के माध्यम से होता है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है, प्राकृतिक सूचक होते क्या है, तो भी अम्ल क्षार है उनकी प्रकृति का पता लगाने के लिए, जैसे कोई भी पदार्थ दे रखा है वो अम्ल होगा या क्षार होगा तो उसका पता लगाने के लिए किसको काम में लिया जाता है, सूचक इंडिकेटर को काम में लिया जाता है। जो प्राकृतिक सूचक होते हैं वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जो लिटमस है, ये लिटमस पत्थर कैसे प्राप्त होता है, जो थैलोफाइटा समूह है उसका पादप है कौन सा, लाइकेन। तो लाइकेन के द्वारा क्या प्राप्त होता है, लिटमस पत्र प्राप्त होता है। तो ये कैसा हो गया, प्राकृतिक हो गया, यानी पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है तो लिटमस इसका आंसर होगा। एक होते हैं कृत्रिम सूचक, कृत्रिम है वो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। कृत्रिम सूचक के एग्जाम्पल है, ये भी आपको ध्यान में रखने, मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन और जो मेथिल रेड है ये किसके एग्जाम्पल है, कृत्रिम सूचक के एग्जाम्पल है। प्राकृतिक सूचक है, इसमें लिटमस के अलावा हल्दी होती है और जो लाल पत्ता गोभी होती है वो भी किसका कार्य करती है, प्राकृतिक सूचक का कार्य करती है। निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, इनको ही क्या बोलते हैं, नवीनीकरणीय स्रोत कहा जाता है। नवीनीकरणीय स्रोत होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनको हम पुनः नवीनीकृत कर सकते हैं, यानी एक बार काम में लेने के बाद भी पुनः उनको बना सकते हैं। जो अनवीनीकरणीय स्रोत होते हैं उनको एक बार काम में लेने के बाद यानी उसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं, पुनः हम थोड़े समय में नहीं बना सकते हैं। जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसके अलावा जो पवन ऊर्जा होती है, इनको हम बार बार काम में लेते हैं फिर भी हमें ये प्राप्त होते रहते हैं, इनकी असीमित मात्रा है। तो यानी अक्षय प्राकृतिक नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, इनमें से सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है ये नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। किस वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, कौन से वर्ग के पौधे हैं जिनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो R.H. व्हिटेकर नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे, R.H. व्हिटेकर। इन्होंने 5 जगत प्रणाली दी थी। तो 5 जगत प्रणाली में उन्होंने पौधों को किस में रखा था, प्लांटे में, यानी पादप जगत में रखा था। तो पादप जगत है ये भी 5 वर्गों में बटा हुआ है। कौन से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, 5 वर्गों में बटा गया। उभयचर होते क्या हैं, उभयचर वो होते हैं जो मिट्टी में भी रह सकते हैं और पानी में भी रहते हैं, दोनों में रहते हैं, मिट्टी और पानी में, उनको क्या बोलते हैं, उभयचर कहते हैं। तो इनमें से उभयचर का एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो जो ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप हैं उनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा पौधे हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, लेकिन जनन प्रक्रिया के दौरान इनको पानी की आवश्यकता होती है, यानी मिट्टी और पानी दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा इसका आंसर होगा, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा होता है।